हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको इनकम टैक्स में सेकेंड हेड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, आप जैसा कि जानते हैं कि इनकम टैक्स में इनकम का 5 जरिया होता है, यानी कि इनकम टैक्स में इनकम के 5 शीर्षक होते हैं। सबसे पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, अगला कैपिटल गेन, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन और लास्ट में होता है अदर सोर्सेज। तो सेकेंड हेड में आता है हाउस प्रॉपर्टी। क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी, इससे कैसे इनकम निकाले जाते हैं। अपने मकान में रहने के बाद यदि आप मकान का 2 या 3 फ्लोर या 2 या 3 तल्ला अगर आप किराए पर लगाते हैं तो ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप अपने दुकान करते हैं, इसके अलावा 2-3 दुकान आप किराए पर दे रखे हैं, ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आप अपने घर के आगे कोई पार्किंग दे रखे हैं, यदि आप अपना कोई खेत खलिहान दे रखे हैं, वो सर्कस के लिए, मेले के लिए दे रखे हैं, तो इसे कहा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी अपनी प्रॉपर्टी से यदि आपको कोई इनकम होता है, रहने के सिवाय यदि प्रॉपर्टी से कोई इनकम होता है तो ये आता है इनकम टैक्स के सेकंड हेड में, जिसे कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस आदमी को, इसके ऑनर को टैक्स देना होगा। यदि वो अपने हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाता है तो उसे टैक्स देना होगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि किसी आदमी, किसी ऑनर के लिए हम उसका इनकम टैक्स यानी टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कैसे प्राप्त करेंगे। एक एक हेड को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। ऊपर बोर्ड पे लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, यानी कि टैक्सेबल इनकम निकालना है हाउस प्रॉपर्टी का। तो इसमें सबसे पहले है म्युनिसिपल वैल्यू। आप जानते हैं यदि आपका जमीन मकान का जो वैल्यू होता है तो उसमें म्युनिसिपल वैल्यू, आपके मकान का क्या वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं, उसका नगर पालिका में, नगर निगम में क्या मूल्य है उसे ही कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। जैसे मान लिया जाए कि कोई आप मकान खरीदने जा रहे हैं 20 लाख का, 20 लाख का मकान खरीदने आप जा रहे हैं, लेकिन उसका म्युनिसिपल वैल्यू पता कीजिए तो 10 लाख 12 लाख ही होगा। और जो रजिस्ट्री पेपर तैयार होती है वो म्युनिसिपल पेपर से ही तैयार होती है। और आप बाद में पार्टी को कितना देते हैं वो अलग की बात है, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू उसी को कहते हैं जो उस जगह का ओरिजिनल मूल्य होता है, नगर पालिका, नगर निगम का मूल्य होता है। उसी से आपका खाता जुड़ा होता है, खेसरा नंबर जुड़ा होता है, उसी को कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू के बाद आता है फेयर रेंट वैल्यू। फेयर रेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, उस जगह का उचित किराया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे रहते हैं उसके अगल बगल का, यदि 1 कट्ठे की ज़मीन की कीमत अगर 10 लाख है तो उसे लोग कहेंगे, अगल बगल कहीं ज़मीन लेते हैं तो उसका अगर उसका वैल्यू 1 लाख है तो उसे कहेंगे फेयर रेंट वैल्यू। लेकिन जब आपने पता किया म्युनिसिपल में जाकर तो इसका प्राइस तो 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। तो म्युनिसिपल वैल्यू वो हुआ जो नगर पालिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और अगल बगल के जो मार्केट में रेट होते हैं उसे हम कहते हैं फेयर रेंट वैल्यू, उचित किराया मूल्य। इन दोनों मूल्य में से देखना होगा कि दोनों में बड़ा कौन है, विच एवर इज ग्रेटर। ग्रेटर मतलब बड़ा। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलना होगा, जो दोनों में बड़ा होगा उसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलना होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट का एक और रूल है, आप एक्सपेक्टेड रेंट नहीं बोल सकते हैं यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा तब। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, अगर वो म्युनिसिपल और फेयर से छोटा हो या बड़ा हो, म्युनिसिपल से छोटा या फेयर रेंट से छोटा या बड़ा हो, तो स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट बोला जाएगा। और यदि स्टैंडर्ड रेंट ना दिया रहे तो हम चेक कर लेंगे म्युनिसिपल बड़ा है कि फेयर बड़ा है। जो बड़ा होगा उसी को एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट मौजूद होगा तो वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट?
जब लोग जमीन को अनाप शनाप रेट में बेचते हैं तो इसकी खबर गवर्नमेंट को पड़ती है कि सस्ती की जमीन बहुत महंगी बिक रही है, तो वहां पर वो एक्ट लगा देता है जिसे हम लोग कहते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट, और वहां पर यह लिख दिया जाता है इतने रुपए की सीमा में ही जमीन की खरीद बिक्री करनी है। अगर मान लिया जाए 2 लाख की जमीन अगर 20 लाख की बिक रही है तो गवर्नमेंट वहां पे अपना बोर्ड लगा देगा, रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड रेंट तय कर देगा, इस जमीन को 5 लाख से अधिक में खरीद बिक्री करना गलत होगा, तो उसे ही स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक्चुअल रेंट और एनुअल रेंट। आप अपने प्रॉपर्टी से कितना रुपया एक्चुअली में कमाते हो, आपने कितने किराए पर दे रखी है, कितने रुपए में आप उसे इनकम करते हो, वह कहलाएगा एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट। यदि आपने अपना मकान, जमीन, पार्किंग किराए पर दे रखी है, वह कहलाएगा आपका एनुअल या एक्चुअल रेंट। अब हमें ये देखना है एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में दोनों में बड़ा कौन है? एक्सपेक्टेड बड़ा है कि एक्चुअल बड़ा है? जो दोनों में बड़ा होगा तो विच एवर इज ग्रेटर, जो दोनों में बड़ा होगा वह कहलाएगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बढ़िया। तो जब भी GAV निकालना होगा तो ये आपको स्टेप करना होगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में GAV पूछे जाते हैं। अब आगे लेस किया गया है म्युनिसिपल टैक्स, नगर पालिका का कर, नगर निगम का कर। तो ये कैसे लेस, ये कौन सा लेस करना है? जो रेंटर पेड करे वो नहीं, जो मालिक पेड करता है उसे लेस करना होगा। म्युनिसिपल टैक्स उसी को पेड करना चाहिए जो उस जमीन का, मकान का मालिक है। अगर वो अपने किराएदार से लेके पेमेंट करता है तो भी सही है, मगर रेंटर के द्वारा ये पेड नहीं किया जाता है। ये जब भी पेड होता है तो लैंडलॉर्ड यानी मालिक के द्वारा ही म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया जाता है, नगर पालिका टैक्स का पेमेंट किया जाता है। अगर रेंटर पेड करता है तो लेस नहीं किया जाएगा। लेस, उसके बाद अगला स्टेप है लेस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज का हिंदी क्या हुआ सर? अनरियलाइज का मतलब हुआ न वसूल हुआ किराया। कभी कभी ऐसा होता है कि मालिक को किराया नहीं मिलता है, यानी कि किराएदार किसी भी तरह का विवाद करके या नहीं देकर, क्राइसिस बताकर या कुछ भी कर किराया नहीं देता है। तो किराया नहीं देता है तो वो छूट मालिक को मिल सकता है, यानी मालिक का इनकम कम हो सकता है और मालिक को उसका छूट मिलेगा, अनरियलाइज रेंट। बट इसके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि मालिक को फॉर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड वाली कंडीशन दिखानी होगी, यानी कि इसे दिखाना होगा कि इस पर अभी मुकदमा चल रहा है, मुकदमे की किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा लिखता है कि फॉर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, तभी यह अनरियलाइज रेंट लेस किया जाएगा, तो मालिक को इसका छूट मिलेगा, तब कहलाएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू है ना। तो उसके बाद अब क्या करना होगा? नेट एनुअल वैल्यू के बाद फिर लेस करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV अंडर सेक्शन 24 के अनुसार, अंडर सेक्शन 24 के अनुसार जितना आपका NAV आया होगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करना होगा। इसके अलावे एक चीज और लेस होगा जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का रूल क्या है कि अगर आप करेंट ईयर में जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करते हैं उसका पूरा छूट आपको मिलता है। अगर आपका पुराना इंटरेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर 5 साल 10 साल पुराना इंटरेस्ट यदि आप पेड करते हैं तो उसका 1/5 छूट मिलता है। नए वाले पे पूरा, पुराने वाले का 1/5 इसे छूट मिलता है। तो इसको घटाने के बाद आपका प्योर इनकम मालूम चल जाता है, जिसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम HP, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इसके स्टेप को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बड़ा ही मुश्किल होगा। इसके सारे स्टेप्स को आप अच्छी तरह देख लो, समझ लो। जहां प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट कर लो या आप हमें कॉल कर लीजिए। तो उसके बाद क्या होगा, तभी चैप्टर पे कमांड हो सकता है। आप इस रूल को अच्छी तरह कमांड करो, एक एक लाइन, एक एक चीज समझो। अगर जहां प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो बेहतर होगा
कि हम लोग इस रूल पर कमांड करने के बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करें। और मैं नेक्स्ट क्लास में डॉक्टर आर.के. जैन के बुक से पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हेड ऑफ इनकम टैक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको हमारी चैनल पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।